हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ही है और ये टेस्ट सीरीज है आधार टेस्ट सीरीज फ्रेंड, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है और एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज था फ्रेंड्स। और आज का है टॉपिक्स एनसीईआरटी साइंस से है, जो 80 क्वेश्चन उसमें रहेगा, 80 क्वेश्चन, और करंट अफेयर जिसमें क्लास नंबर है 6 to 7 है और ऑल चैप्टर, और क्लास 8 का 1 to 4 चैप्टर है। करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, जिसमें 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है, तो यह ध्यान रखेंगे। और ये करंट अफेयर एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके आता है फ्रेंड्स, जो जिसे मैं अपडेट कर दी हूँ। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हो चुकी है, तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आधार सीरीज का टोटल 17 टेस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें चार हिस्ट्री का, 4 पॉलिटी, 4 ज्योग्राफी और 4 साइंस, और एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हिस्ट्री का टोटल हो चुके हैं 4 वीडियो फ्रेंड्स, और पॉलिटी का भी 4 वीडियो हो चुके हैं अपलोड, तो वहाँ आप जाके देख लेंगे। और आज साइंस का कर रहे हैं फ्रेंड्स, साइंस के करने के बाद ज्योग्राफी कर लेंगे और लास्ट में इकोनॉमिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो आधार टेस्ट सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और करंट कॉन्सेप्ट एडुटेरिया का भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ घटना चक्र का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है फ्रेंड्स, जो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, मतलब भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी दोनों चल रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेंगे। और बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद का MCQ जो बुक आता है वो भी अपलोड हो चुका है, जिसमें इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी सब कुछ अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है सही मिलान करें। ठीक है, तो सही मिलान में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे सही मिलान करना है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। और प्रोटीन, तो प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है, और विटामिन से रोगों की रक्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्कथन को पहचानना है, और इसमें सत्कथन कौन है, यहाँ पे कोड दी गई है। तो सत्कथन देख लेते हैं। रुद्रांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और इसमें है रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं, तो इसका 1 और 2 सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कथन है और कारण है, तो कथन कारण में देख लेते हैं क्या है। तो कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक प्रदर्शित पदार्थों का उदाहरण है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। तो इसमें क्या कथन कारण में क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसमें कथन तो गलत है परंतु कारण सत्य है, बिल्कुल। जिसे आर पार देखा जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ विधि दिया हुआ है, यहाँ पदार्थों का पृथक्करण दिया हुआ है, तो कौन सा सही सुमेलित बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें 4 का आंसर हो जाएगा कि बी, जिसमें केवल 2 वाष्पन द्रव में घुले ठोस को अलग करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और निस्तारण क्या होता है फ्रेंड्स। तो निस्तारण अनाज से भूसा का पृथक्करण नहीं होता है फ्रेंड्स। निस्तारण से रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना होता है, न कि अनाज से भूसा। और निष्पावन क्या होता है, तो निष्पावन अनाज से भूसा को पृथक्करण करना है। तो यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा तनने का कार्य नहीं है। तनने का कार्य नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक लेके जाता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तना नहीं ले जाता है, जबकि जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक कौन ले जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्लोएम ले जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तना 2 तरफ मार्ग की तरह कार्य करता है, तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई भी कार्य नहीं है, तो कोई भी इसमें कार्य नहीं है फ्रेंड्स। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण जड़ें करती है,
और तथा तना जल एवं खनिज को पत्तों एवं जड़ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। पत्तियां क्या है, तो पत्तियां भोजन इसे संश्लेषित करती है या भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं। इस प्रकार कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपी योका आदि से को हम खाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और पहला है, और इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स सत्य कथन कौन सी है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सत्य कथन है। तो उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और तो ये क्या होता है, और शरीर में जहाँ हम दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे उपास्थि कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सत्य है, इसमें डी आंसर हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पे दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन, इस स्थानों को संधि कहते हैं, ठीक है, ना कि उपास्थि कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और कंकाल के कुछ अस्थियां अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जिसके कठोर नहीं होते हैं उन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि सही मिलान करें। इसमें सही मिलान करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है बी। इसमें कंदूक खालिका संधि किससे जुड़ता है, तो ये सभी दिशाओं में गति करता है। दुराग संधि, तो दुराग संधि आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति करता है। हिंज संधि क्या होता है फ्रेंड्स, तो हिंज संधि एक दिशा में गति करती है। और अचल संधि ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं, मैं कमेंट देखती हूँ फ्रेंड्स। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सत्य कथन पूछा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इसमें सत्य पूछ रहा है। तो पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, तो ये इसमें क्या है, केवल एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है, तो इसमें इसको देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। और शरीर के सभी अंग पसलियां पिंजरे में सुरक्षित रहते हैं, तो सभी अंग तो नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो गया था। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी होती है और ये वक्ष की अस्थियों व मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ही अंग होते हैं, ना कि सभी होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे और है इसके बाद कि मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना रहता है, जिसे कि सूर्यका कहते हैं। मेरुदंड 33 कोशिका से बनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी पढ़ दूंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एग्जाम में डिस्क्रिप्शन से भी बहुत हो जाता है, तो देख लेंगे इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यहाँ पे लिखा था कि वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी होती है, नहीं कि टोटल 12 जोड़ी होती है फ्रेंड्स। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, तो मतलब कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ नहीं, 12 पसलियाँ होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, केंचुए के बारे में असत कथन का चयन करना है। और इसमें क्या है, तो केंचुए में असत कथन कौन सा है, तो यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायक करती है, तो बिल्कुल सही है। और शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते, तो ये भी सही है। इसमें असत कथन पूछ रहा था, इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, तो केंचुए में अस्थियां नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स, आप देखे भी होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है घोंघा के बाह्य कंकाल का पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें सत कथन कौन सी है, तो इसमें इसे केवल कवच कहते हैं, इसे कवच कहते हैं। तो घोंघा के बाह्य कंकाल को कवच कहते हैं। यह अस्थियों का बना होता है, तो ये गलत है फिर। इसके चलने में सहायक होती, तो ये भी गलत है। घोंघा के बाह्य कंकाल को इसे कवच कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
घोंघा के पीठ पे गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघा के बाद कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। कवच का छेदन खुलने से उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आता है। मोटे संरचना उसका पाद और दृढ़ पेशियां का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलन होता है क्योंकि सत्य इसमें पूछ रहा है, तो क्योंकि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, तो ये सही है। और अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बन जाता है, तो ये भी सही है। अस्थियां हल्की एवं मुलायम होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, मछली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन ही पूछ रहा है। तो 12 का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मछलियों का कंकाल दृढ़ से, ये गलत है पहला। दूसरा है, पंख तैरने समय संतुलन बनाए रखता है, तो ये सही है। और मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायक होती है, तो दोनों सही है। इसमें सत्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, परंतु 1 गलत है। नेक्स्ट है, ऊंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो इसमें पहले तो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। मैं बार बार यही बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मेरा भी गलती होता था स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शायद आप वो गलती ना करें। तो ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी को दूर रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये भी सही है। और इन्हें पसीना भी नहीं आता, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या पूरा असत्य पूछ रहा है, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सत्य कथन ही पूछ रहा है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो स्क्विड और ऑक्टोपस छिछले पानी का जीव है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये गहरे पानी का जीव है। और डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, जिसमें 2 सही है परंतु 1 गलत है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थिर नासाद्वार द्वारा अथवा बाताछिद्र द्वारा श्वासन लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के समान भी के लिए रह सकते हैं। और स्वीडर्स एवं ऑक्टोपस समुद्र की गहराइयों तलहट्टी में पाया जाता है, न कि छिछले में पाया जाता है, तो ये देख लेंगे। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर बी था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य कथन ही पूछ रहा है। तो 15 का हो जाएगा, तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है, तो ये जलीय पौधे के बारे में ये गलत है फ्रेंड्स। जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, तो ये सही है। और सभी जलीय पौधे में फूल एवं पत्तियां जल के अंदर पलवन करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा 1, जिसमें यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। तो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। मछली, क्लोम, केचुआ, फेफड़ा और पौधे सूक्ष्मरंध्र। तो केचुआ फेफड़े से श्वास नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मछली क्लोम से लेते हैं। तो इसमें क्या 16 का आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 असत्य सुमेलित नहीं है। इसका देख लेते हैं, केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, ना कि फेफड़े द्वारा, तो ये गलत ही हो गया था। एवं मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। पौधे की श्वसन क्रिया में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और पंखे की पखुड़ियाँ
की गति अपवर्ती का उदाहरण है, तो ये सही है। तो इसका आंसर है ए, जिसमें असत्य ही पूछ रहा था। इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। बिजली के पंखे की पखुड़िया पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकेंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण होते हैं। ठीक है, लोलक की यह गति आवर्ती गति का उदाहरण है। तो यहाँ पे वर्तुली गति का उदाहरण ना होकर के आवर्ती गति का था। और यहाँ पे लेकिन वर्तुल गति क्या होता है, तो इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहता है, इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। और आवर्ती गति किसे कहते हैं, तो कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इसे वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोलक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लोलक अगर ऐसा रहता है ना, तो लोलक ऐसे 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 घूमता है। ठीक है, तो ये वर्तुल गति ना होकर के आवर्ती गति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 18 का सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। तो कैसे होती है सिलाई मशीन की गति फ्रेंड्स, तो ये आवर्ती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें पहला है क्या है, तो एक प्रकार का स्रोत है, तो ये सही है। छाया केवल पर्दे पर दिखाई देता है, तो ये भी सही है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश का स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। ठीक है, न कि प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु। प्रकाश अगर अपारदर्शी वस्तु रहेगा तो प्रकाश एक दूसरे से पार कर जाएगा, तो फिर कैसे दिखेगा। कोई बिना पारदर्शी वस्तु रहेगा तभी हम प्रकाश में देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 का सी हो गया। नेक्स्ट है पेरिस्कोप के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ये देख लेते हैं इसका। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इससे किसी अवरोध के दूरी की ओर देखा जाता है, तो देखा जा सकता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी का बी। 2 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें 2 सही है, पहला गलत है, इसमें असत्य ही पूछ रहा था। तो पेरिस्कोप, इसमें भी प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है तथा इससे किसी अवरोध के दूरी ओर भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप भी एक परावर्तक कह जाता, न कि आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 21 नंबर कि किसी विद्युत पथ में धारा की दिशा होती है, तो किस तरह से होती है फ्रेंड्स, तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये स्विच होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य है, तो देख लेते हैं। इसमें 2 और 3 सत्य है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सभी चुंबकों को 2 ध्रुव होते हैं, सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे वो उनका आकार कैसा भी हो। और विराम अवस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा के निर्देशन करती है, तो ये दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को क्या, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें असत्य पूछ रहा है। तो चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए गर्म करने पे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें से कोई नहीं होगा, वो चुंबकत्व ऐसी इसके वजह से नहीं खोता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है केचुए एक विशेष समय पे ही जमीन से बाहर आते हैं, क्योंकि क्या, तो क्योंकि भारी वर्षा के कारण आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे है सही मिलान करना है, और इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन पौधे के श्वसन हेतु आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 है, 26 का बी होगा। ठीक है, इसका बी होगा। ऑक्सीजन पौधे के श्वसन हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन तो मृदा की उर्वरक को बढ़ाने में सहायक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बंद कमरे में घुटन का अनुभव करता है, और जलवाष्प क्या करता है, जल चक्र हेतु आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है,
और इसमें सत कथन पूछ रहा है 27 का फ्रेंड्स। तो इसमें सत कथन कौन सी है? तो इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त होता है। तो कवक वर्षा ऋतु में ही ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, तो ये तो सही है। और ये उन स्थानों पे उगते हैं जो नम और आर्द्र होते हैं। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें सत्य पूछ रहा था, तो एक सही है। ठीक है, तो कवक इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण की विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुएं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों या स्राव करते हैं, उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृदा एवं विघटित जैव पदार्थों के पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाली जीवित मृतजीवी कहलाते हैं। ये उन स्थान पे उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, ना कि आर्द्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति का प्रदान करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें दूसरा गलत है और सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है घटपर्णी। जो घटपर्णी पादप उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है सही मिलान करना है, और सही मिलान में देख लेते हैं कि कौन सा है। तो जो इसमें सही मिलान में है, कौन सी सही मिलान कीजिए। और इसका आंसर क्या होगा 29 का? तो आंसर हो जाएगा जोंक परजीवी है, तो ये सही है। संडियू कीटभक्षी है, ये भी सही है। कवक मृतजीवी है, ये भी सही है। और राइजोबियम सहजीवी है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो एग्जाम में बहुत बार ये पूछा है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेंगे 30 का। तो 30 का है पत्ती जो घटपर्णी के भाग, जो घटपर्णी का जो अभी हम लोग घटपर्णी को भी ये भी बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं फ्रेंड्स, उसी का पत्ती है जो घट के रूप में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है पाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा क्रम सही है पाचन में? तो इसका देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा डी, मुखगुहिया, फिर उसी के बाद ग्राशिका, आमाशय, क्षुद्रांश और वृद्धांश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहारनाल का भाग नहीं है? तो आहारनाल का कौन सा भाग नहीं है फ्रेंड्स? तो अग्नाशय आहारनाल का भाग नहीं है, जबकि गुहा और अमाशय आहारनाल का भाग है। तो अग्नाशय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्यों ये पूछ रहा था कि कौन सा भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची, और सूची को मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, और इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु का विनाश करता है। सेलेम्स क्या है? तो सेलेम्स मॉस्क्यूस क्या है? तो ये मॉस्क्यूस आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करता है। जठर रस क्या है? तो जठर रस प्रोटीन का विघटन करता है। और पीत रस वसा पाचन में उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 34 का। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो 34 का क्वेश्चन है दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन पूछना है। ठीक है, तो यह वृद्धांश की आंतरिक भित्ति पर होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, तो ये सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ए सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है। ठीक है, और इस पर क्रम में को अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो सत कथन इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका 35 का देख लेते हैं। मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, जिसको स्टार्च कहते हैं फ्रेंड्स। और प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों आंसर सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रितिका में होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। डॉक्टर थर्मामीटर में विभंग
कीन का क्या लाभ है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो विभंग कीन होता है उसका लाभ क्या है? तो 37 का हो जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, और इसमें सुमेलित है वो देखना है कि कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो चावल वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसमें सही क्या है? तो 38 का सही है सी, जिसमें विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। चावल हुआ वो प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। यहाँ पे चालन था फ्रेंड्स, ठीक है। तो चालन क्या है? तो चालन हुआ प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है, न कि वायु में, तो ये ध्यान देंगे, गलत था। संवहन ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण करती है, तो संवहन जल तथा वायु में ऊष्मा स्थानांतरण करती है, न कि ठोसों में, तो यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। और विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो ये सही था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि रखते हैं फ्रेंड्स, तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें क्योंकि ऊन उष्मारोधी होती है, तो सही है। और इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 40 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, मैं बार बार रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स कि अगर कोई भी क्वेश्चन देखते सबसे पहले यहाँ देखेंगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा कि असत्य कथन ही पूछ रहा है। तो इसमें दही नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है, तो दही नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल दही और नींबू का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है, तो ये सही है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा की प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एशियर से हुई है, तो ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 गलत है। यहाँ पे देख लीजिए, खाने का सोडा बेकिंग सोडा, इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है। खट्टा जो अम्लीय होता है उसका स्वाद खट्टा होता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। जिसका मतलब होता है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा होता है बेकिंग सोडा का। समानतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पे साबुन जैसा लगता है उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। इन पदार्थों को प्राकृतिक क्षारीय कहलाता है, न कि। और यहाँ पे एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एशियर से हुई है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिन शब्द होता है, ना कि ग्रीक शब्द था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों गलत था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों का सुमेलित कीजिए, और सूचक है और अम्लीय विलयन में रंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस गुलहड़ की पंखुड़ियाँ मैजेंटा कलर देती है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और सही कौन सा बोलो युग्म कौन सा सुमेलित है, तो ये सही है। और इसके बाद लिटमस पेपर लाल कर देता है, तो ये भी सही है। और फिनाल्फ्लेथिन रंगहीन है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है उदासीन। 42 का क्या है फ्रेंड्स? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे सत्य पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो ये सही है। और इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होती है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 3 सही है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि इसमें निर्मित नए पदार्थ प्रकृति को उदासीन कर देता है, तो ये। और उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है, तो ये तो सही था। निर्मुक्त ऊष्मा में अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ा देता है, ना कि घटा देता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नए पदार्थ निर्मित होते हैं, ठीक है। तो उदासीकरण अभिक्रिया में नए पदार्थ निर्मित होते हैं, जो लवण कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मृदा की अधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। इसमें रासायनिक मृदा की अत्यधिक अम्लीय का निवारण
रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं। उसके बाद बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी मिलाते हैं, जिससे क्षारकों को उपचारित करता है। यदि मृदा क्षारीय होती है तो उसे जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करता है, उससे क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो आंसर हो जाएगा ए उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें एक और दो दोनों सही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो अम्लता से क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सही है। चींटी के डंक में मेलामाइक होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। चींटी के डंक में मेलामाइक नहीं होता है, ठीक है। तो और अम्लीय मृदा कैल्शियम ऑक्साइड और क्षारीय मृदा जैव पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अपाच्य से मुक्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो चींटी का डंक के बारे में यह था कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव से नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बाइड अथवा कैल्शियमाइट विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें क्या होता था, जिंक कार्बोनेट होता है, न कि मेलामाइट होता है। तो याद रखेंगे बी आंसर गलत था। नेक्स्ट है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। तो क्या प्रवाहित की जाए, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। मोम भोजन का पाचन, तो रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि वो पचने के बाद वापस नहीं आएगा। अंगूर का किण्वन, ये भी रासायनिक ही है। और फलों का पकना भी रासायनिक है। मोम का पिघलना, ये फिजिकल होता है फ्रेंड्स, ये रासायनिक नहीं है, क्योंकि अगर मोम पिघल जाता तो फिर भी उसको पिघला हुआ भाग को फिर से मोम बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी, जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सी होगी 47 का फ्रेंड्स, तो जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों अनिवार्य होते, तो सही है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है, तो ये भी सही है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रकरण की दर को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है। और ये क्या पूछ रहा था, असत्य कथन पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो इसमें जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीकरण दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें असत्य ही पूछ रहा था, तो डी असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से स्टक हो गया है फ्रेंड्स, हैंग हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट है यष्टि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है वह और क्या पूछ रहा है इसमें, तो पहले यही पूछ रहा है कि इसमें असत्य कथन कौन सी है। तो असत्य कथन 48 का सी है, ठीक है, जिसमें 1 और 3 असत्य है। वह वायवी श्वसन करता है, तो ये गलत है। और इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, तो ये भी ये तो सही है फ्रेंड, यष्टि से ही शराब बनता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है। और ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 गलत है, जबकि 3 सही है, ठीक है। यष्टि से शराब बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 49 का है अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन हो जाती है, क्योंकि और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, क्योंकि इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3, जिससे सी आंसर होगा, जिसमें पेशियों में वायवी श्वसन के कारण और ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ जाने के कारण। तो ये दोनों असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों गलत है। लैक्टिक अम्ल संचयन के कारण ही पेशियों में ऐंठन हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 3 गलत है और गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है अंततः श्वासित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रमशः 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.04% होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।
नेक्स्ट है पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन पूछ रहा है 51 का। तो ये वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, तो ये सही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है, तो ये भी सही है। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें तीनों सही है। 52 का है हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को पूछ रहा है। तो यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो इसमें ये सही है फ्रेंड्स। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी सही है। यह श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है, तो ये गलत है। और कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी गलत है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4 सही है, जबकि 2 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो ये सही है। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और इसमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो डी है, इसमें कोई असत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। 54 का है पादपों में जल एवं पोषण तत्वों का परिवहन होता है, तो किसके द्वारा होता है पादपों में फ्रेंड्स? तो पादपों में जल एवं पोषण तत्व का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। फ्रेंड्स ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जल पूछेगा ना, तो ज से जाइलम, ज से जल, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। और फ्लोएम से क्या होता है? तो फ्लोएम से क्या होता है? पोषक जो खाना हम लोग जाता है, वो खाना उसको बोल सकते हैं, उसे फ्लोएम से जाता है। तो ज से जैसे जल और पोषण तत्व बोलेगा, तो आप डायरेक्टली जाइलम बोल सकते हैं। तो ऐसे मैंने ध्यान में रखा था, तो वो आप भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है 55 का कि सूची है और सूची 2 है, इसमें मिलान करना है। तो रक्त किससे मिलता है फ्रेंड्स? तो रक्त बाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र से बाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम से क्या होता है फ्रेंड्स? तो जाइलम से जल का परिवहन होता है। अभी मैंने बोला ज से जाइलम, ज से जल। तो और मूल रोम क्या होता है? तो मूल रोम से जल अवशोषण होता है और फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सुमेलित करना है, इसमें भी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कायकी प्रबंधन। तो कायकी प्रबंधन गुलाब में होता है। मुकुलन, तो मुकुलन हाइड्रा में। और खंडन, तो खंडन होता है स्पाइरो गोआइरा में। और बीजाणु निर्माण तो मॉन्स में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन पूछ रहा है 57 का। तो सत्कथन कौन सा होगा? तो पत्थर चट्टा बायोफ्यूलाम में खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो ये गलत है। ठीक है। बायोफिल्म्स पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती है और यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में पर गिर जाती है तो प्रत्येक कलिका मुंडन एक नए पादप को जन्म देती है, न कि अलैंगिक होता है। ठीक है। अतः इसमें कायकी प्रबंधन होता है, न कि अलैंगिक होता है, तो ये गलत है। जो कि पादपों में अलैंगिक जनन की एक कायकी विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा सत्य है। इसमें 2 और 3 सत्य है। ठीक है, पहला गलत है। बायोफिल्म प्रत्येक कलिका मुकुंद द्वारा नए पौधों को जन्म देता है, तो ये सही है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म देती है, तो दोनों सही है। अलैंगिक विधि, ये अलैंगिक जनन, ये गलत है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा 57 का सी। नेक्स्ट है एक दिन कहा जाता है। तो एक दिन क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो एक दिन सूर्य से अलग अगले दिन सूर्य के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। ठीक है। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बार बार स्टक हो जा रहा है। तो इसका 58 का आंसर था बी। ठीक है, कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन ही पूछ रहा है। तो सत्कथन देख लेते हैं 59 का कि सभी घड़ियों में अपवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। और सरल लोलक में अपवर्ती गति होती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी जो आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारी कुछ आपको मिल जाएगा।
कोई कार 40 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मीटर चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी 25 किलोमीटर होगी। तो आप इसमें ध्यान लीजिएगा, ये आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 61 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो ये तार के पदार्थ धातु जिससे यह बना होता है और तार की लंबाई पे निर्भर करता है। तो तार की मोटाई पे निर्भर नहीं करता है फ्रेंड्स। तो ये 1 और 2 सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 मिनट फ्रेंड्स। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका। तार के पदार्थ धातु से जिससे बना होता है, तो ये इस पे करता है, तार की लंबाई पे करता है और तार की मोटाई पे भी करता है फ्रेंड्स। तो ये भी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? तो निम्नलिखित में किस में पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? तो ये इसमें प्रदीप्ति नालिका में और CFL में होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, जिसमें 1 और 2 में होता है। LED में पारे का वाष्पन का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 63 का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबक तत्व क्या होता है? तो चुंबक तत्व समाप्त हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या? तो वह चुंबकीय की भांति व्यवहार करती है। तो ये सही है। और सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो इसमें विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो ये तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। 65 का है, नीचे दिए गए कथन है, तो कथन देख लेते हैं और कारण देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होता है सी, जिसमें एक सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। उभय लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं और अवतल लेंस कहलाते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इसमें प्रकाश गुजरता है। सामान्यतः उत्तल लेंस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारी अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे विपरीत अवतल लेंस क्या होता है? तो आपतित प्रकाश की अपसारित बाहर की ओर मोड़ देता है, न कि अंदर की ओर मोड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। 66 का क्या है? तो 66 का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो कौन सा असत्य कथन होगा? तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अवतल लेंस सदैव उल्टा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक एवं साइज से छोटा होता है। तो इसमें क्या पूछा था? असत्य कथन। तो केवल 2 असत्य कथन है। इसका पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन कि पर्दे पे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, पर्दे पे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे उल्टा बोल रहा था फ्रेंड्स, तो ये गलत होगा कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बीम के साइज से छोटा होता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण अत्यधिक क्षेत्र के दृश्य प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में वास्तविक न होकर के आभासी होता है। तो ये 2 गलत है, जिसमें पूछ रहा था कि कितने गलत हैं। तो 2 गलत है इसमें फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज कर दिया था। 67 का है राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम का प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो कितनी होगी, तो 8 मीटर होगी, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र को अदृश्य प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये सही है। और अवतल दर्पण दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। और उत्तल लेंस आवर्धन लेंस की भांति प्रयोग करता है, तो ये भी सही है। समतल दर्पण सीधा बीम के साइज से छोटा प्रतीत होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब समतल दर्पण का क्या है, तो समतल दर्पण अपना बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है तथा बीम के समान साइज का होता है, न कि छोटा होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, तो इसमें डी गलत है। अपंज सलज होता है, तो क्या होता है सलज फ्रेंड्स, तो ये एक एकत्रित किए गए ठोस मल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है कि खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सत्य पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त होता है, तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त होता है। और खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होते हैं, तो दोनों गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेषों से विघटन होकर प्राप्त होता है। तो उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमरस को प्राप्त नहीं होती है, तो ध्यान रखेंगे। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रिया में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पे नहीं था। और खाद से मिट्टी में ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, तो ये भी गलत था फ्रेंड्स, तो दोनों गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो नींबू कैंकर जीवाणु है, तो ये सही है। और गेहूं का रस्ट क्या है, तो गेहूं का रस्ट एक कवक है, तो ये भी सही है। और भिंडी की पित्त वायरस है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, इसका कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और मानव रोग है या रोगकारक जो सूक्ष्म जीव है, तो इसमें मलेरिया, तो मलेरिया इसका आंसर 72 का आंसर हो जाएगा डी। खसरा जीवाणु से नहीं होता, खसरा यहाँ पे देख लेते हैं, खसरा सारे रोग हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो क्षय रोग जीवाणु से होता है, ठीक है, और खसरा वायरस से होता है, ना कि जीवाणु से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वायरस होना चाहिए था। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, तो डी आंसर गलत हो गया था और गलत ही पूछ रहा है। और भी बीमारी देख लेंगे फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चिकन पॉक्स किसके से होता है फ्रेंड्स, तो ये वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, तो ये मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट है 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है, तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोमाइसिन ये सही है, और इसमें क्या पूछ रहा था, सही नहीं पूछ रहा है, तो टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, तो ये क्या है, तो ये एंटीबायोटिक है, तीनों एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है 74 का देख लेंगे। 74 का क्या है, तो वैक्सीन टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो ये उसी प्रकार से निष्क्रिय सूक्ष्मजीवी को शरीर में प्रविष्ट करा के करती है, तो आंसर हो जाएगा 74 का बी। नेक्स्ट है 75 का क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है, तो कौन सा नहीं है खाद्य परिरक्षक फ्रेंड्स, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाद्य परिरक्षक नहीं है, जबकि सोडियम मेटाबाई सल्फाइड है, सामान्य नमक और चीनी भी है, खाद्य परिरक्षक होते हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 76 का है सूची है, और यहाँ पे सूची मिलान करना है, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसका, तो कोलतार क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। कोलतार किससे, तो नेफ्थलीन की गोलियां होती है। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन होता है।
कोक, तो कोक क्या होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस होता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें से आपको एक भी आता होगा ना तो आप एक आंसर बना लेंगे, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। 77 का है, आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले माचिस की तिल्ली के सिरे पे लगा होता है, क्या लगा होता है फ्रेंड्स, तो पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन को चुनना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के विषय असत्य कथन कौन सी है, तो उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो ये गलत है। और सही क्या है, तो यह अति उत्तम अग्निशामक है, ये ऑक्सीजन से भारी होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है, तो ये सही होगा। तो आंसर क्या होगा, इसमें क्या असत्य पूछ रहा था, तो 78 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 79 का क्या है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। निम्नलिखित ईंधनों को निम्नलिखित ईंधनों को उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है और इसमें कूट दिया हुआ है। तो कूट में देख लेते हैं इसका कैसे होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा रहता है कोयला में, उसके बाद पेट्रोल में, उसके बाद मीथेन और लास्ट में एलपीजी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित करना ही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन का अपूर्ण दहन को, इसका आंसर हो जाएगा सी। ईंधन का अपूर्ण दहन से क्या होता है, तो इसके कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और निकलता है। ये एग्जाम में 67 में पूछी, 67 या तो 66 में पूछा था फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। को वैश्विक तापमान में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोयला एवं डीजल का दहन, तो कोयला एवं डीजल का दहन सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है और अम्ल वर्षा से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गगन, अभी यहाँ पे करंट अफेयर है फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर देख लेते हैं। गगन शक्ति मिशन अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो ये पोखरण से किया गया है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी। यह हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है, तो स्टारगेट क्या है फ्रेंड्स, तो एआई सुपर कंप्यूटर है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं, तो ये कौन बन गए फ्रेंड्स, ये इसका करंट अफेयर जो करंट कॉन्सेप्ट करके आता है ना फ्रेंड्स, मैं चैनल पे डाल दी हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे, तो सारा आपको सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा 83 का मीराबाई चानू, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है, जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी नौ तैनात के हिस्से के रूप में वियतनाम के बंदरगाह पे पहुंचा है, तो इसका नाम है समुद्र पहरेदार, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों का पहल ICET के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कितने सही हैं, तो सही ही पूछ रहा है, तो केवल इसमें एक सही है और कथन एक सही है फ्रेंड्स। इसमें यह प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा है, तो ध्यान दीजिएगा ये भारत और अमेरिका के साथ है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतों पर नजर रखती है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ए। विश्व मौसम विभाग संगठन जो WMO है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बोला कितना सही है, तो केवल इसमें एक सही है सर फ्रेंड्स, एक और तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने सही है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, तो इसमें केवल एक सही है, एक और 3 गलत है। इसमें एक सही है जिसमें दूसरा सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, जिसमें एक सही है। नेक्स्ट है 88 का क्या है, तो 88 का देख लेंगे फ्रेंड्स। तो चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की विशेष शक्तियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका 88 का हो जाएगा आंसर डी। यह सिविल सेवकों और पुलिस को स्थानांतरित कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या था, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना सुरक्षा पहल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही सतृदी बुद्धिष्ठा साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 91 का कि मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना ने। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांगो की पहली प्रधानमंत्री कौन महिला प्रधानमंत्री बनी है फ्रेंड्स? तो जूथित सुमिनवा तुलुका। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा राकेश मोहन को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने ओसार्क में यूराल नदी के बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये रूस ने किया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? तो इसका है आंसर फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। तो आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स करंट अफेयर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख के डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पीएम सुमन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है बी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व आश्वासन सुमन का है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, शून्य रोकथाम योग मातृ एवं नवजात शिशु के लिए एक पहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ये गलत है और ये मोफी द्वारा चालू किया है, MOHFY द्वारा लॉन्च किया गया, ना कि महिला एवं बाल विकास द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, गलत है। नेक्स्ट है भोजनशाला परिसर जो कभी कभी समाचारों पत्रों में देखा गया है, ये क्या कहाँ है फ्रेंड्स? तो भोजनशाला कहाँ है? तो भोजनशाला मध्य प्रदेश में है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रत्युष टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा कौन सा सही है। तो यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से संकेतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया गया था, तो ये सही है। और इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में आई IIBC की साइट पड़ता वेट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट लेके चलेंगे, टेस्ट नंबर 2, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।